और आपको बता दें 7 साल बाद एक बार फिर राहुल और अखिलेश एक साथ मंच पर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो गई है शुरुआत। सीधे चलते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हम मिलकर के प्रेस कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। समाजवादी आज हम मिलकर के प्रेस कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रखने। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। पेपर लीक कितने हुए हैं? 1-2 होते तो ठीक था, लेकिन 10 पेपर लीक हुए। और मैंने कई मौकों पर वो बात बताई कि अगर एक परिवार के हम केवल 3 सदस्यों को मान लें, जिस व्यक्ति ने परीक्षा लिखने की तैयारी की, जो परीक्षा नहीं दे पाया पेपर लीक के कारण, और उसके माँ बाप को अगर हम जोड़ लें तो ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और अगर 60 लाख का गुणा करें हम 3 से, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं से, तो भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट हर लोकसभा में कम हुआ है। इसलिए एक भी वोट बट ना पाए। जहां हमें मतदान करना है वहीं मतदान के दिन हमें सावधान भी रहना है। अगर हम सावधान रह करके मतदान करेंगे और अपने बूथ की चौकीदारी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आने वाले चुनाव में, ये देश का चुनाव है, देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी। शुक्रिया अखिलेश जी। राहुल जी। नमस्कार। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है।
एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। स्क्रिप्टेड था, मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अच्छा, एक और बात, आपने जयराम जी आपने कहा कि जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछेंगे, और ये ओपन एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बट इसमें एक और बात, मुझे पहले ही 2-3 बीजेपी वाले क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, तो वो तो गारंटी पूछे जाएंगे, तो उनके लिए मैं तैयार हूं। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के तमाम दर्शकों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है सुरभि शर्मा। सबसे पहले बात, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले रामनवमी की कर लेते हैं, और बड़ी खबर आपको इस बीच बता देते हैं। आज होगा रामलला का सूर्य तिलक। दोपहर 12:16 पर सूर्य तिलक होगा। अयोध्या में रामनवमी की धूम है। सुबह 3:30 बजे से भक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं रामलला के दिव्य दर्शनों के लिए। तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि सूर्य तिलक होगा प्रभु श्री राम का रामनवमी के इस शुभ अवसर पर। और इस बार ये रामनवमी इसलिए भी खास है क्योंकि जन्मभूमि में अब टाट से ठाट पे पहुंच चुके हैं रामलला, जिसके बाद भव्य राम मंदिर में ये पहला जन्मोत्सव श्री राम का होने वाला है। और उसके लिए देखिए जो तस्वीरें सुबह सामने आई वो भी बेहद खास। सुरभि,
बिल्कुल, और जिस तरीके से आज पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है, इंतजार रहेगा प्रतिमा दोपहर 12 बजे का, क्योंकि उसी क्षण का साक्षी बनने के लिए इस वक्त दूर दूर से भक्त अयोध्या नगरी का रुख कर चुके हैं। और अयोध्या से ही हमारे दो सहयोगी लगातार हमें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आज की रामनवमी कितनी खास है। और अयोध्या में दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं को रामलला का प्रसाद भी मिल रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में इस बार की रामनवमी बेहद खास है। हर तरफ राम नाम की धुन है और हमारे साथ एक टोली है। ये लोग पंजाब के लुधियाना से आए हैं। क्या जी? हरियाणा से आए हैं आप लोग? हरियाणा हम पंजाब से, लुधियाना। अच्छा, आप लोग, अच्छा, कुछ लोग हरियाणा से, कुछ लोग पंजाब से आए हैं। तो कितने बजे सवेरे आप लोग पहुंच गए दर्शन के लिए? ये 6 बजे चले गए थे तकरीबन हम। अच्छा। और हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी थी। मतलब यहाँ की जो मैनेजमेंट है, मैं उसको। ये क्या है हाथ में आप? प्रसाद है। प्रसाद कहाँ से मिला आपको? मंदिर से मिला है। मंदिर से प्रसाद भी मिला? जरा खोल के दिखाई, क्या प्रसाद मिल रहा भैया? तो झोले में जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन के लिए, उनको राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से एक प्रसाद भी मिल रहा है। और ये डब्बे में प्रसाद है। और तो ये आप लोग वहाँ जहाँ से आए वहाँ भी ले जाके प्रसाद बांटेंगे क्या? हाँ, वहीं बांटेंगे स्पेशल वहीं के लिए। अच्छा, एक हमने सुना, आप लोगों ने सुना होगा, सूर्य तिलक होना है भगवान राम का, कि वो उसके बारे में आप लोगों ने सुना है, जानते हैं? सुना हमने। तो सूर्य तिलक देखने के लिए मंदिर नहीं गए? अभी हम गए कहाँ, अभी जाएंगे हम। हमें दर्शन नहीं किया हम कल आपने दर्शन नहीं हम किया? पहले सरू जी के स्नान किया हमने, फिर हनुमानगढ़ी में हम गए, हमने फिर कल हमने जनक महल में प्रसाद लिया, और अब सुबह सुबह हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो दोपहर में होगा सूर्य तिलक, उसकी हम वेट करेंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? सूर्य तिलक देखेंगे हम। तो उतनी देर, उतने घंटे तक हम मंदिर के अंदर रहेंगे? नहीं, हम बाहर वेट करेंगे। मंदिर तो देखो ज़्यादा लोग रहेंगे, ठीक नहीं रहेगा, हम बाहर वेट करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार से आए। अच्छा, बिहार से आए हैं। तो दर्शन हो गया? आप दर्शन कर लिए। दर्शन कर लिए। सरयू में स्नान भी कर लिए? जी। अच्छा, पहली बार आना हुआ अयोध्या क्या? दूसरी बार। इससे पहले बन रही थी मंदिर उसकी। तो तब की अयोध्या, आज की अयोध्या में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। आज बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। कोई लोग ऐसे तो नहीं है कि एक बार नहीं फिर दोबारा भी चले जाएंगे दर्शन करने के लिए, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं शाम को भी रात में आया था, तो सोचा दर्शन करने जाऊंगा, तो मैंने कल हनुमानगढ़ी घूमा, सरयू नदी घाट में स्नान किया, फिर रात ज़्यादा हो गई थी, तो अभी सुबह सुबह हम 6 बजे दर्शन किए। बहुत अच्छा लग रहा है। और आज रामनवमी भी है, यही कहना चाहूँगा, जय श्री राम। जय श्री राम। तो जन्मभूमि में रामनवमी की ये भव्य कवरेज TV9 भारतवर्ष पर लगातार जारी। इस बीच कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सुबह 3:30 बजे से पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। रामलला का अभिषेक किया गया और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और हजारों की तादाद में भक्त पहुंचे हुए, श्रद्धालु पहुंचे हुए रामलला के दर्शन के लिए, वो तस्वीरें भी आपके सामने। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से प्रतिमा रामनवमी का यह खास मौका इस बार अयोध्या में बेहद खास है और उसका साक्षी बनने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। उसकी एक रिपोर्ट हमने दिखाई, जहां पर दर्शन करने के बाद लोगों को खास प्रसाद भी मिल रहा है, जिनसे हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा बात कर रहे थे। और अब ये तीसरी तस्वीर, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से पूरी हो चुकी है तैयारी। लेकिन आपको हम बताते हैं रामलला का सूर्य तिलक होगा कैसे, क्योंकि छत पर बॉक्स में एक रिफ्लेक्टर है और रिफ्लेक्टर से मिरर तक किरणें पहुंचेंगी। मिरर के बाद से लेंस से होते हुए ये किरणें आगे की तरफ बढ़ेंगी। एक वर्टिकल पाइप से गुजरते हुए किरणें आगे बढ़ेंगी और वर्टिकल पाइप के बीच में 2 और लेंस लगे हुए हैं। रामलला के ठीक सामने चौथा लेंस है और चौथे लेंस से शीशे से होते हुए सीधे सूर्य की किरणें श्री राम के माथे पर पड़ेंगी। कुल 4 लेंस और 4 मिरर से होते हुए किरणें माथे तक पहुंचेंगी और इसी तरीके से होगा श्री राम का सूर्य तिलक। और इस बीच देखिए हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा अयोध्या से आप तक रिपोर्ट्स तो पहुंचाए रहे थे, हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। पंकज जी, कैसा उत्साह वहां पर राम भक्तों के बीच देख रहे हैं? इससे पहले भी आप लोगों से बात कर रहे थे और आज का दिन चूंकि रामनवमी है तो बेहद खास हो जाता है हर लिहाज। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए अयोध्या में तो इस बार खास तौर से ये जो रास्ता जा रहा है, ये तो दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। और उधर देखिए कि जितनी भीड़ जो है दर्शन करने के लिए, उतनी ही भीड़ दर्शन करके निकल रही है। और सरयू स्नान का भी बड़ा महात्म है और यहीं कुछ महिलाएं हमें मिल गई हैं जो दर्शन करने के लिए जा रही थी। पहले लोग जो है हनुमानगढ़ी जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ का प्रसाद ले ली हैं और अब ये लोग जा रही हैं राम मंदिर में अंदर रामलला का दर्शन करने के लिए। तो रामलला का जो दर्शन हम ले लेंगे, बिल्कुल प्रसाद ले लेंगे।
तो ये सूर्य तिलक के बारे में भी बहुत सुना है, उसके बारे में भी आप लोग क्या अभी जा रही हैं या फिर दोबारा भी चली जाएंगी? नहीं, दोबारा तो नहीं जाएंगे। अब बस ये आपने कह दिया कि सूर्य तिलक का समय पे जाना चाहिए, तो आज हम लोग बहुत हिम्मत करके आए हैं कि रामनवमी वाले दिन बहुत रश होती है, बट आज हम लोग का प्रण था कि हम लोग कैसे भी, हम लोग 2 फ्रेंड्स 2 हैं बट 11 के बराबर हैं। तो आप हम लोग सूर्य तिलक का हो के समय ही जाएंगे, जब तक हम लोग यहाँ इधर उधर दर्शन करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने मन बना लिया सूर्य तिलक के दर्शन? बिल्कुल बिल्कुल दर्शन, और बहुत अच्छा है हमारा राम मंदिर, बहुत अच्छा लगा। मतलब कल्पना के परे ये दर्शन मिलेगा। हम मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, योगी जी का। तो मोदी जी और योगी जी का शुक्रिया, और हम भाग्यशाली हैं कि रामनवमी में सूर्य तिलक होते हुए रामलला को देख पाएंगे। इन्हें पता नहीं था, हमने बताया कि आज सूर्य तिलक दोपहर में है तो यहीं मंदिर के बाहर रहेंगे, दोपहर तक का इंतजार करेंगे। हालांकि लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए, और इसीलिए सभी जगहों पे जहां रास्ते लगे हुए हैं, देखिए आने जाने वाले जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, मैं आपको दिखाऊं तो जगह जगह पर LED स्क्रीन लगे हुए हैं, जहां आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। और चूंकि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन बहुत भीड़ हो गई थी, उसको इस तरीके से रेगुलेट किया गया कि देखिए बिल्कुल कहीं कोई असुविधा यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल नहीं हो रही है। अयोध्या से ही निधि वासंदानी भी लगातार हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, और रामनवमी के मौके पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या पूरी तरह से सज गई है। पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया है और श्री रामलला के लिए विशेष प्रसाद बनाया गया है। और रामनवमी पर आज जो आकर्षण रहेगा वो सूर्य तिलक रहेगा श्री रामलला का। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो राम मंदिर का रुख कर रहे हैं। सिक्योरिटी 3 लेयर की गई है। हम इस वक्त वीणा चौक पर हैं, लेकिन लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और हमें देखकर रुक गए। जय श्री राम। जय श्री राम। इंतजार है आज श्री रामलला को देखने का। जी, बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत अपार है। और अयोध्या में आकर के हम लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ में आए हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही, बहुत खुशी में। कहाँ जा रहे हैं? और आप यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये पूरा राम मेला लगा है। लोग यहाँ जो बढ़ रहे हैं आगे, वो राम मंदिर परिसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था है। ये पुलिस की वैन भी यहाँ से जा रही है। इस पूरे इलाके में कार्स को या कोई भी गाड़ी को, कोई वाहन को बैरिकेड कर दिया गया है, यानी इसे इजाज़त नहीं है। जो भी पुलिस है या फिर पुलिस व्यवस्था है वो ही आगे बढ़ सकती है। लेकिन वीणा चौक पर आप देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ से लोग आ रहे हैं वो दर्शन करके आ रहे हैं, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग हर तरफ है। और जो यहाँ जा रहे हैं वो दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। इंतजार है आज रामलला के दर्शन करने? जी जी, इंतजार है। और बड़ी बात ये कि इस सिक्योरिटी व्यवस्था में ये सुनिश्चित करना, अश्योर किया जा रहा है कि जिस लेयर को बनाया गया है श्रद्धालुओं के राम मंदिर तक पहुंचने तक, वो लेयर ठीक से सुचारू रूप से चले। यही पुलिस के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि रामनवमी पर बताया जा रहा था कि अनुमान से ज़्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। निधि वासंदानी भी लगातार वहां भक्तों के साथ लोगों से बात कर रहे हैं जो रामनवमी के मौके पर विशेष दर्शन के लिए तो पहुंच रहे हैं। लेकिन पंकज जी, सिक्योरिटी के लिहाज से भी, और जो हम राम मंदिर खुलने के बाद दर्शकों, श्रद्धालुओं के उत्साह के बाद वो तस्वीरें देखी थी, ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि आज जब सूर्य तिलक का समय होगा दोपहर 12 बजे का, क्या श्रद्धालुओं को तब अंदर जाने की इजाजत होगी या कुछ देर के लिए इन सभी श्रद्धालुओं को रोक दिया जाएगा जब तक ये पूरा समय रहेगा सूर्य तिलक का? नहीं, किसी को रोका नहीं जा रहा है। जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है 3:30 बजे सवेरे से जो शुरू हुआ है, उसमें किसी को रोका नहीं जाएगा। ट्रायल में इसको देख लिया गया था कि जब ये हो रहा है सूर्य तिलक, तब श्रद्धालु और भक्त वहाँ गर्भगृह में रहेंगे, किसी को रोका नहीं जाएगा। चलिए, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे। प्रतिमा, इसमें खास यह है कि रोजाना की तरह 5 घंटे ज्यादा आज रामलला के दर्शन करने का श्रद्धालुओं को मौका मिल रहा है। ऐसे में सूर्य तिलक का वो समय जिसकी बारे में एक तस्वीर और खास जानकारियां भी TV9 भारतवर्ष दे रहा है, तो रामलला के सूर्य तिलक और अयोध्या से रामनवमी की आज की ये विशेष तस्वीरें लगातार आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। कुछ ही देर बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आज यूपी में फिर एक साथ नजर आएंगे राहुल और अखिलेश। गाजियाबाद में राहुल अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इस पर सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि 7 साल बाद है जब ये दोनों नेता एक मंच पर एक साथ फिर से नजर आएंगे। और गाजियाबाद में राहुल अखिलेश का कार्यक्रम है, उससे पहले प्रेस को संबोधित भी इनकी ओर से किया जाना है। तो ये तस्वीरें 2017 की आपको दिखा रहे हैं, जब एक साथ नजर आए थे राहुल गांधी, अखिलेश यादव।
आज की तस्वीर पर नजर इसलिए भी प्रतिमा क्योंकि इससे पहले भी दोनों साथ जरूर आए हैं, लेकिन आज जब साथ होंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे तो क्या कहेंगे। इससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि कब कब साथ दोनों आए हैं अखिलेश और राहुल। जनवरी 2017 और जनवरी 2017 की वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब दोनों एक साथ नजर आए थे। उसके साथ ही फरवरी 2024 और आज की ये तस्वीर, और फरवरी 2024 की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तस्वीर है जिसको देखते हुए ये खासा उत्साह था कि इस न्याय यात्रा में अखिलेश राहुल के साथ रहेंगे। लेकिन आज लोकसभा चुनाव से पहले दोनों का एक साथ गाजियाबाद में मौजूद रहना कितना असर डालेगा, क्योंकि ये वही गाजियाबाद है जहां पिछले कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा रोड शो किया था और लोगों की भारी भीड़ नजर आई थी। अब आज अखिलेश और राहुल इसी गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के लिए एक साथ रहने वाले हैं, जिसकी एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पर नजर हमारी बने रहेगी। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि राहुल अखिलेश की जोड़ी जब साथ आई तो नतीजे क्या रहे। यूपी के 2017 विधानसभा चुनाव की सबसे पहले बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ था इस दौरान, और दोनों यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर गठबंधन दोनों ने किया था। समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर लड़ी थी तो 47 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस की बात करें, 105 सीटों पर वो लड़ी और 7 सीटों पर ही जीती। तो अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि नतीजा क्या रहा। फिर एक बार 7 साल बाद दरअसल दोनों साथ में आ रहे, नतीजा लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है कि चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया। लेकिन अब 7 साल बाद दोनों साथ आ रहे हैं और थोड़ी देर में मीडिया से भी मुखातिब होने वाले हैं, वो तस्वीर भी सामने होगी। लेकिन अब मौका लोकसभा चुनाव का है प्रतिमा, और यूपी की 80 सीटों पर दोनों का गठबंधन महत्वपूर्ण है, जहां देखिए समाजवादी पार्टी 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है। अब चुनाव के बाद नतीजे क्या होते हैं, इसके बारे में एक एक जानकारी TV9 भारतवर्ष आपको देगा। 4 जून को हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी इस वक्त हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं। और कुमार, आपके पास आने से पहले ये फैक्ट्स इसलिए भी सामने रखे क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से ये गठबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी महत्वपूर्ण वजह भी है। लेकिन अब आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में बताएं और साथ ही संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं। देखिए, 9:20 पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब होंगे, सवालों के जवाब देंगे। गाजियाबाद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आप याद करिए 2017 में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी। उसके बाद यूपी के ये दोनों लड़के अलग अलग हो गए। 19 के चुनाव हो या 22 का चुनाव हो, दोनों आमने सामने रहे। लेकिन 24 आते आते दोनों लोकतंत्र को बचाने की बात करते हुए एक बार फिर साथ में आए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया है कि एक फ्लॉप फिल्म है जो दोबारा रिलीज की जा रही है, तो हमें इंतजार करना होगा 9:20 का। और खास बात यह है कि इस गाजियाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉली जी, कैसा क्षण है आपके लिए कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों आपके इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खुशी का पल है। मैं स्वागत करती हूं अपने दोनों नेताओं का, राहुल गांधी जी का। ये डॉली शर्मा है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोग तो कुमार विक्रांत बात कर रहे हैं प्रत्याशी से भी, और कांग्रेस को चूंकि गाजियाबाद की सीट मिली है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या कुछ बातें कही जाती है। प्रधानमंत्री मोदी राहुल और अखिलेश पर अपनी तमाम रैलियों से, खासतौर पर यूपी में होने वाली रैलियों पर निशाना साध चुके हैं, ये कहते हुए कि काठ की हांडी कितनी बार चढ़ाएंगे। ऐसे में जब ये दोनों साथ आएंगे तो इस बार क्या कहते हैं, इस पर नजर हमारी बनी रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि आज 2 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पीएम की आज असम और त्रिपुरा में रैली होगी और असम के नलबाड़ी में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि त्रिपुरा की अगरतला में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी लोकसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली है। पीएम मोदी 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर हैं। पीएम असम और त्रिपुरा में कई जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बारपेटा संसदीय क्षेत्र के असम गण परिषद के नेता और एनडीए उम्मीदवार फणी भूषण चौधरी के लिए नलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो अगरतला जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां से सीधे स्वामी विवेकानंद मैदान पहुंचेंगे, जहां एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले देर शाम पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में एक रोड शो किया। इस रोड शो में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग देखे गए। प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते गए। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी जोश दिखा। बीजेपी के 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के 25 सीटें काफी महत्व रखती हैं।
पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी ने हमेशा की तरह रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट से उत्सव मनाने की अनुमति मिल गई। वहीं ममता बनर्जी ने एक बार फिर एनआरसी और यूसीसी के मुद्दे पर मोदी सरकार चुनौती दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में आर पार की लड़ाई जारी है। मिशन 400 पार के नारे के साथ बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर प्रहार किया। हर कोई यही कह रहा है 4 जून 400 पार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी का गारंटी कार्ड है। वहीं ममता बनर्जी ने एक बार फिर एनआरसी और यूसीसी का मुद्दा उठाया। बीजेपी नहीं आने वाला है और नहीं जीतेंगे तो एनआरसी करके आपको भगा देंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है जिसमें आपका धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, खाने पीने का नहीं रहेगा, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। क्या कर दिया, आपको अधिकार छीन लेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस मुक्त भारत की झलक दिखाई। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल को खरी सुनाई। अपार भीड़, जहां तक देखिए हजारों की भीड़। उत्तराखंड के कोटद्वार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली की ये तस्वीरें हैं। रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता शामिल थे। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर कहा कि आखिर एनडीए को क्यों चाहिए 400 सीटें। खड़गे जी, हमें तो 300 दे दी, 370 हटा दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें तो 300 दी, ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें 300 सीटें दी, हमने यूसीसी लागू कर दिया। इधर कल अमित शाह ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में रोड शो किया। शाह ने करीब 700 मीटर की दूरी तय की। इस दौरान लोगों ने उनका स्वागत किया। लोगों ने खूब फूल बरसाए। रोड शो में सीएम मोहन यादव समेत कई नेता भी शामिल हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। बयान पर बवाल के बाद मामला दर्ज किया गया। देखते हैं रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम के एक बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। इस बयान के बाद सियासी भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी के प्रतुल शाहदेव ने गिरफ्तारी की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं नजरुल इस्लाम और वो केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं, इंडिया अलायंस के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कि उनको 400 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। साहब, आप देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रहे हैं। बयान पर बवाल मचा तो नजरुल ने सफाई दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मार गिराया है। इनामी नक्सल कमांडर शंकर राव भी इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। बीएसएफ के इंस्पेक्टर समेत 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। मारे गए नक्सलियों से कई हथियार बरामद किए गए। तस्वीरों में आपको वो हथियार नजर भी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को ढेर किया है। ये मुठभेड़ सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच चली। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन नक्सलियों के पास से ये भारी तादाद में जो हथियार बरामद किए गए उनकी तस्वीरें हैं। कांकेर में सुरक्षा बलों का ये पूरा ऑपरेशन है जिसमें सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। और उसके बाद जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया उसमें ये कि नक्सलियों को तो मार ही गिराया गया है। इनामी नक्सल कमांडर शंकर राव भी इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। हालांकि बीएसएफ के इंस्पेक्टर समेत 3 जवान हमारे घायल भी हुए हैं।
तो ये देखिए आप तस्वीरों में मारे गए जो नक्सली हैं उनसे कई हथियारों की बरामदगी की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी मिली है। खबर यह है कि कांकेर जिले के माड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और 29 नक्सलियों को ढेर करने के बाद आपको बता दें सभी के शव को बरामद किया गया है। इसमें नक्सली लीडर शंकर राव शामिल हैं और मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। लाल आतंक पर बड़े प्रहार को लेकर खबर इसलिए बढ़ी क्योंकि आपको बता दें नक्सलियों से 22 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें AK-47, 2 पिस्टल, 15 LMG बंदूक, भारी मात्रा में बंदूक की गोलियां भी बरामद की गई हैं। हालांकि इस बड़ी खबर के सामने आने के बाद खबरें ये भी हैं कि इलाके में न सिर्फ सर्च किया जा रहा है बल्कि जबरदस्त कोऑर्डिनेशन का ही ये नतीजा है कि ये बरामदगी हुई है। तो नक्सलियों से जो मुठभेड़ हुई है उस पर बस्तर के IGP सुंदरराज का क्या कहना है, सुनिए जरा। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CPM महोदय संगठन की सीनियर DVC कैडर्स का उपस्थिति का आसूचना पर DRG कांकेर एवं BSF के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान बिनागोंडा कोरगुटे इलाके में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में अब तक कुल 29 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47 इंसास SLR कार्बाइन 303 एवं काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो घायल हुआ उनका स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए थे। 14 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही थी। भाई और बहनों, मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, 2 बार में उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। तीसरी बार बना दो, मैं आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ को हम नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने का काम करेंगे। अब आपको बता देते हैं कि कांकेर की ही खास तौर पर बात करें तो कब कब यहां पर मुठभेड़ हुई है, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। 25 फरवरी 2024 को ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 3 मार्च 2024 को हिदूर में मुठभेड़ हुई जिसमें 1 नक्सली मारा गया। इसके बाद 16 मार्च 2024 जहां 1 नक्सली मारा गया और अभी सबसे लेटेस्ट अपडेट हमने आपके सामने रखा। शुभम हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, क्या जानकारी इसके बारे में और अभी तक मिल पा रही है और इस आधार पर आगे की किस तरीके से की जा रही है जांच? देखिए, कल दोपहर 4 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ था क्योंकि कांकेर जिले के एक गांव में जहां पर पूरी तरह से फॉरेस्ट इलाका है, BSF की गश्त चलती है। शुरुआत में BSF को टिप मिली कि यहाँ पर कुछ नक्सली छिपे हुए हैं। उनकी जानकारी आंकड़ा 10 से 15 का था। वहां पर BSF की टीम पहुंची। जब उस नक्सलियों की ओर से फायरिंग शुरू हुई उसके बाद BSF ने अपना दल और भी बढ़ाया आसपास के जहाँ कैंप थे और फिर नक्सलियों को घेरा गया। लगातार 2-3 घंटे तक ये मुठभेड़ चली और 29 नक्सलियों को मारा गया। इसके बाद भी रात को वहां पर काफी देर सर्चिंग होती रही कि आखिरकार नक्सली कहाँ छुपे हो सकते हैं। मगर प्रतिमा, अब तक का छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा एक तरह से इसे आप ऑपरेशन कहेंगे तो गलत नहीं है क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में कभी भी नक्सलियों को नहीं मार गिराया है। और इसमें जो हमें जानकारी मिली है कि गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आए थे उस दौरान उन्होंने जो भाषण में भी कहा था, मगर लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। कल सबसे पहला ट्वीट अगर या सबसे पहली प्रतिक्रिया इस ऑपरेशन को लेकर किसी की आई तो वो गृह मंत्री अमित शाह की थी। उसके बाद ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। बहुत शुक्रिया शुभम इस पर पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर बता दें, PM मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी है। भव्य मंदिर में रामलला की पहली रामनवमी, कहना प्रधानमंत्री मोदी का अपने पोस्ट में। रामनवमी पर आज अयोध्या में अनूठा आनंद। 5 शताब्दियों बाद अयोध्या में ये सौभाग्य मिला। 500 साल बाद इस तरह रामनवमी मनाने का सौभाग्य प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के निजी सुरक्षाकर्मी अनीस खान की कल अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए जिनकी तलाश की जा रही है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के निजी सुरक्षाकर्मी अनीस खान को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वारदात जौनपुर के सेकरारत थाना क्षेत्र के रीठी गांव की है। पुलिस के मुताबिक अनीस पर उनके पड़ोस में रहने वालों ने हमला किया। हमले में कई लोग शामिल थे। बताया जाता है कि अनीस पर पिस्टल के साथ चाकू से भी हमले किए गए। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर भाग निकले।
इस प्रकरण की प्रारंभिक छानबीन में ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अनीश और आरोपी पांडु के पुत्र मुस्तकीम पहले एक साथ काम करते थे, लेकिन किसी बात को लेकर इनमें अनबन हो गई और पड़ोस के वर्चस्व को लेकर के भी इनमें तनातनी चल रही थी। इन दोनों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे भी पंजीकृत हैं। अन्य सभी एंगल से इस प्रकरण की गहराई से छानबीन की जा रही है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। पुलिस हालत पर कड़ी नजर रख रही है। इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि कल ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर सीट से बीएसपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सलमान खान से मुलाकात करने पहुंचे और शिंदे ने सलमान को सुरक्षा का भरोसा देते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी चेतावनी दी। फिल्म अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात की। सलमान खान के घर पहुंचे सीएम शिंदे ने उन्हें और उनके परिवार को कड़ी सुरक्षा का आश्वासन दिया। सलमान की भेंट हुई है और उनको मैंने कहा है पूरी सरकार आपके साथ है। कल ही इनको भुज में से अरेस्ट हुआ है, दोनों को, विकी गुप्ता और एक सागर पाल जो चंपारण बिहार के हैं। उनकी पुलिस कस्टडी है अभी और पुलिस कस्टडी में पूरी तरह पूछताछ होगी और इसकी पूरी जड़ तक ये केस जानी चाहिए। शिंदे ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी चेतावनी दी है। शिंदे ने कहा कि इस मामले में पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। महाराष्ट्र है या मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी। सलमान खान के घर पर शूटर्स ने जिस हथियार से गोलीबारी की थी वो अब तक नहीं मिले हैं। पिस्टल आखिर है कहां, पुलिस तलाश में जुटी है। शूटर्स ने सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने के लिए जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया था वह पिस्टल अभी तक बरामद नहीं की गई है। दरअसल भुज के एक धार्मिक जगह पर इनकी गिरफ्तारी की गई और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से महज एक मोबाइल फोन मिला। पिस्टल को लेकर जब पूछताछ की गई तो आरोपियों ने बताया कि उन्होंने उस पिस्टल को कहीं फेंक दिया है, डंप कर दिया है, लेकिन कौन सी जगह उसको लेकर लगातार अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में क्राइम ब्रांच का कहना है कि अगर पूछताछ के दौरान स्पेसिफिक जानकारी मिलेगी तो क्राइम ब्रांच की टीम उस पिस्टल की रिकवरी के लिए वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चला सकती है, क्योंकि पिस्टल जो है इस पूरे घटनाक्रम में बेहद महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर है, क्योंकि एक लाइव कार्टेज भी मुंबई पुलिस को सलमान खान के घर के बाहर मिला था, जो पिस्टल मिलने के बाद में बैलिस्टिक रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग और सबूत के तौर पर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और यूपीएससी ने सिविल सेवा 2023 के फाइनल रिजल्ट में पहली रैंक पर लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव रहे। आदित्य के अभिभावकों से टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने की बात। जैसे प्री प्राइमरी में जब वो गया ना, पढ़ाई में अच्छा था, वो उन्हें अच्छे मार्क्स आने लगा, टॉप करने लगा, तो हम लोग के दिमाग में बना कि नहीं इसको हम लोग उधर अगर ले जाएं तो कर सकता है। तो उसमें डाला गया कि, और मामा जी हमारे थे IAS रिटायर जो कर गए, तो हम लोग उनके यहाँ जैसे जाते थे मिलने के लिए तो बोलते थे उसको, देखो भैया कितना व्यवस्था सब रहता है, अपना गाड़ी घोड़ा, रेड लाइट, ये वो, तो उसको भी लगा नहीं हमको भी करना है, इनकी तरह करना है। CMS अलीगंज कोचिंग नहीं, इसके लिए सेल्फ स्टडी उसका। हाँ, बहुत खुशी हुई, विश्वास ही नहीं हुआ, पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि भाई रैंकमैन का तो विश्वास सही में नहीं होता है। ये उम्मीद था कि पिछली बार IPS किया था, उसने कहा था कि बाबा जी हमारा जो है हर पेपर थोड़ा अच्छा हुआ है, हर पेपर पिछली बार से थोड़ा अच्छे हुए हैं, तो ये उम्मीद था कि टॉप 50 में आ जाएगा वो। तो पिछली बार IPS उसने क्रैक किया था, तो किस तरीके का? नहीं, उस समय तो वही खुश नहीं था, वो न खाना खा रहा था न कुछ भी नहीं, कि उसको जैसे नहीं होता है वैसा वो रिएक्ट कर रहा था। IPS नहीं बनना था। तो मैंने उससे पूछा कि हुआ, तो बोला हो गया है लेकिन 236 रैंक है, तो वो खुश नहीं था उस पर। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने चंबा में चुनाव प्रचार किया। कंगना ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पंचायत में पहुंचकर लोगों से वोट की अपील की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ यहां कंगना रनौत के साथ भरमौर के विधायक जनकराज और बीजेपी जिला अध्यक्ष धीरज नरियाल भी मौजूद रहे।
कंगना ने महिला पंचायत में लोगों से बात की, उनके हालात जाने और बदलाव के लिए वोट की अपील की। मोदी जी की जो गारंटी है उसे हम लोग यहाँ पे भी पूरे करेंगे। हम भी उनकी सेना है, उनकी गारंटी हर तरीके से पूरी करेंगे। रनौत ने चंबा के जालपा माता मंदिर के दर्शन किए और उनसे जीत की प्रार्थना की। कंगना ने अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के एक पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने डाके का अपमान किया है। लेकिन जब जनसाधारण ने उनको बताने की कोशिश की कि भाई हमारे ये काम करवा दीजिए चीफ मिनिस्टर जी को बोलकर, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कोई डाकिया हूँ। मैं भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं आपका डाकिया हूँ और मैं आपकी डाकिया बनकर ही रहूंगी और एक अच्छा डाकिया बनकर आपको दिखाऊंगी। इधर कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वो हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। बहुत जल्द वो अपनी रणनीति बनाकर मैदान में उतरेंगे। TV9 की ओपिनियन पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है और सर्वे में एनडीए को 362 और इंडिया को 149 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। चुनाव से पहले आपका अपना चैनल TV9 देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आया है। सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल में सर्वे के लिए रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल की गई और लोकसभा की सभी 543 सीटों को शामिल किया गया। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 362 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर सकती है। इसमें बीजेपी की 319 सीटें हो सकती हैं, जबकि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां 43 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती हैं। सर्वे में विपक्षी गठबंधन इंडिया 149 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, जिसमें कांग्रेस के खाते में करीब 49 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा 32 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। हमारे ओपिनियन पोल में एनडीए को 362 सीटें मिल रही हैं। उनमें अकेले बीजेपी को 319 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के सहयोगी दलों को 43 सीटें मिलने का अनुमान है। TV9 के फाइनल ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन को 149 सीटें मिलने का अनुमान है। इनमें से कांग्रेस के खाते में 49 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों को 100 सीटें मिल सकती हैं। हमारे पोल में कई राज्यों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 2019 के मुकाबले कुछ राज्यों के आंकड़े बदल सकते हैं।